जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं यूपीआई से रिलेटेड। एक खबर निकल कर आ रही है सामने। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर ये हेडलाइन लगातार पब्लिश हो रही थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि अगर आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको 1.1% का 0.5% से लेकर 1.1% तक का इंटरचेंज चार्ज देना पड़ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यूपीआई जो हम पहले फ्री में ट्रांजेक्शन कर पाते थे एक दूसरे को, क्या वो होना बंद हो जाएंगे आज से 1 अप्रैल से। देखिए, ये कुछ इस तरह की हेडलाइन निकल कर आ रही है कि पीपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन्स ऑफ ओवर 2000 रुपीज़ अट्रैक्ट 1.1% चार्ज फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से क्या होता है साथियों, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही होती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर्स की जब शुरुआत होती है तो तब से ही फैसला जो होगा एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि अगर आप 2000 रुपये का ट्रांजेक्शन करते हो किसी को भी, तो उसके ऊपर आपको 1.1% का चार्ज देना पड़ेगा। तो ये 1.1% का चार्ज आखिरकार किसको देना होगा? 2000 के ऊपर अगर हम 1.1% का ट्रांजेक्शन्स देखें तो आखिरकार कितना रुपया होता है? देखिए, 2000 के ऊपर जब हम 1.1% निकालते हैं, दैट मीन्स 22 रुपया हो जाता है। तो ये जो 22 रुपये जो एक्स्ट्रा दिए जाने हैं वो कौन देगा? आइए समझते हैं इस बात को। साथियों, जब ये हेडलाइन निकल कर आई तो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको गलत तरीके से ले लिया। आखिरकार किसने ये सर्कुलर पारित किया था? देखिए, एक बॉडी है जिसको जो कि कौन ऑपरेट करती है? एनपीसीआई। अब आप सोच रहे होगे ये एनपीसीआई क्या है? हमने आरबीआई सुना है, यूपीआई सुना है, भीम यूपीआई सुना है, ये एनपीसीआई आप कौन सी नई बॉडी बता रहे हो? तो देखिए साथियों, क्या होता है, जिस तरीके से जब डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी 2016 के अंदर, तो जब 2016 के अंदर डिजिटल इंडिया की शुरुआत की जाती है तो उस समय पर एक नई बॉडी का गठन किया जाता है आरबीआई की एक अम्ब्रेला कंपनी के रूप में। अब आप सोच रहे होगे कि अम्ब्रेला बॉडी क्या होती है? देखिए, जिस तरह से आरबीआई काम करती है ठीक उसी तरह से एक एनपीसीआई बॉडी को बनाया गया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसका काम क्या रखा गया? इसका काम ये रखा गया, जरा ये समझिए। ये एनपीसीआई जो है एक अम्ब्रेला बैंकिंग बॉडी है। 2008 के अंदर इसको बनाया गया था, 15 साल पहले। ठीक है, जब हमने देखा था कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जब हमको लगा कि हमको अब डिजिटली रूप में शिफ्ट होना चाहिए, तो इसको क्या जिम्मेदारी दी गई? इससे बोला गया कि भाई तुम ऐसा कोई डिजिटली एक ऐसा इंटरफेस बनाओ जिससे कि पेमेंट्स जो हो सकते हैं वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो फिर इसने अपना बनाया, इसने देखिए क्या क्या बनाया। देखिए, भीम यूपीआई बनाया, और जो कि जिस टेक्नोलॉजी को आज आपके गूगल पे, पेटीएम या फ़ोन पे वगैरह इस्तेमाल करते हो, उस टेक्नोलॉजी जो थी वो एनपीसीआई के द्वारा ही बनाई गई थी। ठीक है, और इसके साथ इन्होंने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को भी बनाया, भारत बिल पेमेंट सिस्टम को भी बनाया, चेक ट्रांसकेशन सिस्टम को बनाया, डिजिटल रुपये को बनाया। ऐसी कई सारी चीज़ें जो हैं इस बॉडी के द्वारा बनाई गई हैं। इसका हेडक्वार्टर जो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। ये जो है मोस्टली डिजिटल पेमेंट्स जो भी होते हैं उनको रेगुलेट करती है ये बॉडी, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, अब क्या होता है? अब दरअसल क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हो, किसके अंदर इस्तेमाल करते हो? गूगल पे के माध्यम से, अमेजॉन पे के माध्यम से, फ़ोन पे के माध्यम से, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के माध्यम से। तो अब दरअसल इसने क्या कहा, इसने एक रिसेंटली एक सर्कुलर पारित किया, और सर्कुलर के अंदर कहा कि 1 अप्रैल से हम 1.1% की जो ट्रांजैक्शन फीस है वो लेवाई करेंगे, यानी कि लेंगे। ये इंटरचेंज फीस जो है वो हम लेंगे। ठीक है, तो अब ये देखते हुए मार्केट के अंदर एक तरीके से होड़ मच गई कि आखिरकार अब यूपीआई फ्री नहीं रहा, तो यूपीआई के ऊपर अब ट्रांजैक्शन फीस होगी, लगेगी। तो इसको देखते हुए फिर इसने एक रिसेंटली क्लैरिफिकेशन दिया, और वो क्लैरिफिकेशन क्या निकल के आया कि ये जो अब जो है, ये जो एनपीसीआई ने जो 1.1% की बात कही है, ये नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शंस लोगों के लिए नहीं है। मतलब जो हम और आप ट्रांजैक्शंस करते हो उसके लिए नहीं है। अच्छा, तो उसके लिए नहीं तो फिर भाई ये किसके लिए है? तो देखिए, इन्होंने क्या कहा, एनपीसीआई क्लैरिफाइज नो चार्ज ऑन कस्टमर फॉर नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शंस। तो अब ये जो बात निकल के आई है, तो इन्होंने कहा है कि देखो, हम ये जो ट्रांजैक्शंस फीस है वो ले रहे हैं, लेकिन कस्टमर से नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा तो भाई तो फिर किससे ले रहे हो? इन्होंने कहा हम एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेके आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। 1 अप्रैल 2023 से ये प्रोजेक्ट जो है वो लागू होगा, और 30 अप्रैल 2023 को हम इसको अगेन रिव्यू करेंगे कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट जो है कितना सक्सेसफुल हुआ है। तो हम जो है ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं? मर्चेंट से ले रहे हैं। मतलब मर्चेंट का मतलब क्या है? पीपीआई मर्चेंट, ये एक वर्ड निकल के आया है यहाँ पे, पीपीआई मर्चेंट। तो आखिरकार ये इनसे लिया जाएगा, पोस्ट पेमेंट इंटरफेस, तो ये इनसे लिया जाएगा भाई, हम तुमसे नॉर्मल कस्टमर से नहीं लेंगे। मतलब कहना क्या चाहते हो? नॉर्मल कस्टमर का मतलब क्या है? देखिए, अब ये यूपीआई जब शुरू हुआ तो उन्होंने काफ़ी सारे पेमेंट्स ने, गूगल पे ने अपना एक अलग वॉलेट बना लिया, फ़ोन पे ने अपना एक अलग वॉलेट बना लिया, फ़ोन पे वॉलेट जिसको हम बोलते हैं, पेटीएम वॉलेट जिसको हम बोलते हैं, अमेजॉन वॉलेट जिसको हम बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो, हम यूपीआई के अंदर क्या करते हैं, जब हम बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करते हो आप, तो उस पर हम कोई ट्रांजैक्शन नहीं लेंगे। मतलब आपने अपने बैंक से पैसे कटाए और किसी दूसरे की बैंक अकाउंट में वो पैसे पहुंचते हैं, तो हम उसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शंस नहीं चार्ज कर रहे हैं। तो फिर लोगों ने पूछा, तो फिर आप ट्रांजैक्शन किसके ऊपर चार्ज कर रहे हो?
तो फिर इन्होंने कहा कि देखो हम जो है किसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं, जो लोग जो हैं फ़ोनपे के वॉलेट के अंदर पैसा स्टोर करके रखते हैं या पेटीएम के वॉलेट के अंदर स्टोर करके रखते हैं और उससे वो किसी को दे रहे हैं, उससे वो पैसा जो है किसी दूसरे को दे रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस पे हम चार्ज करेंगे। अच्छा, तो इन्होंने कहा तो मतलब अब वो जो पैसा अगर आप जैसे आपके फ़ोन पे वॉलेट के अंदर ₹1000 डला हुआ है, ₹2000 डला हुआ है, ₹5000 डला हुआ है मान के चलते हैं, क्योंकि 2000 से ऊपर तक के 1.1% लिया जा रहा है। तो अगर आपके अकाउंट में ₹5000 डला हुआ है उस फ़ोन पे वॉलेट के अंदर, तो अगर आप वो जो पैसा है किसी दूसरे अकाउंट को दे रहे हैं, उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी एक दूसरे मर्चेंट को दे रहे हैं, आप दुकान पे गए हुए हैं, तो वो जो पैसा होगा वो पेटीएम वालों को ही पे करना होगा, ऐसा उन्होंने बोला। उन्होंने कहा हम कस्टमर से डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो हैं यूपीआई वाले अपनी एक पैसा जमा करके एक अपनी बैंक समझने लगे हैं, बैंक बनाने लगे हैं अपना, जो वॉलेट के अंदर इनका पैसा स्टोर होता है, तो उस पैसे स्टोर से हमको ना तो बैंक सरकार को कोई फ़ायदा होता है उस पेमेंट वॉलेट से, लेकिन इनके जो हैं इनके शेयर्स वगैरह बढ़ते चले जाते हैं मार्केट के अंदर और ये अपने आप को एक बैंक समझने लगते हैं। ठीक है, तो इस बात को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया है, एनपीसीआई ने 1.1% का यूपीआई ट्रांजैक्शन फीस जो है वो लेवाई करने की घोषणा की है। तो यानी कि कस्टमर्स के ऊपर नहीं लग रहा होगा, ये जो मर्चेंट्स हैं आपके उनको देनी पड़ेगी। अच्छा, अब मर्चेंट्स के लिए अब मर्चेंट जो है वो फीस को कस्टमर के ऊपर भी थोप सकते हैं, ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं आई है सरकार की तरफ से। अगर सरकार ऐसा कुछ लेके आ रही है तो उसको ये रेगुलेट करना चाहिए था कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ ये पैसा जो है मर्चेंट से ही लेंगे, और मर्चेंट जो है अपने कस्टमर के ऊपर दबाव नहीं बना सकता है कि ये पैसा जो है वो आपको देना है या कस्टमर से लिया जाना है। यानी कि बस वही बात है, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार इस प्रोग्राम को लेके आई है और देखते हैं आखिरकार ये प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल हो सकता है। देखिए, आप लोगों को यूपीआई के बारे में पता ही चल गया होगा कि यूपीआई कितना तरीके से ग्लोबल होता जा रहा है। अभी रिसेंटली जापान के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, तो उन्होंने भी यूपीआई को सीखने की इच्छा जाहिर की है। तो उन्होंने भी कहा है कि हमारी एक टीम भेजेंगे और वो टीम जो है भारत के अंदर यूपीआई को सीखने के लिए आ रही होगी। नेपाल के अंदर हमारी यूपीआई जो है वो ग्लोबल जा चुका है, P2P P2M मॉडल, पब्लिक टू पब्लिक और पब्लिक टू मर्चेंट, और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो है वो ऑपरेशनल हो गए नेपाल के अंदर। भूटान के अंदर भी हमारा भीम यूपीआई चला जा चुका है। मलेशिया के अंदर यूपीआई जो है इस्तेमाल हो रहा है। सिंगापुर के पे नाउ के साथ इंटीग्रेट हुआ था, यूपीआई का मर्जर हुआ था। ठीक है, ओमान जो है वो भी यूपीआई के थ्रू, रुपो कार्ड्स के थ्रू पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है। यूएई के थ्रू भी हमारा हो रखा है। फ्रांस के अंदर भी यूपीआई पेमेंट्स जो हैं वो इनेबल कर दिए गए। यूके के अंदर भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो हैं यूपीआई आईडीज़ के थ्रू तो वो किए जा रहे हैं। तो एक तरीके से डिजिटलाइजेशन जो है इंडिया का, ये जो टेक्निक है वो ग्लोबल होती जा रही है। आपको यूपीआई का इसमें कई तरीके के देख रहे होंगे कि ग्लोबल होती जा रही है करेंसी, और यूपीआई जो है एक अलग लेवल पे खेलने को आपको इस समय मिल रहा होगा। तो ये कुछ अच्छा, अब ये जो 1.1% का चार्ज है ये सिर्फ वॉलेट पे ही नहीं, ये आपने देखा होगा कि ये तो अमेजोन पे वॉलेट का वाला सीन हो गया जो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया 1.1%। ठीक है, अब क्या होता है, कई सारी कंपनियां जो है वो अपने अपने गिफ्ट कार्ड्स को निकाल रही हैं आजकल। ठीक है, तो उस गिफ्ट कार्ड्स पे भी ये जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है 1.1% की वो लेवाई की जाएगी। हालांकि ये ट्रांजैक्शन फ़ीस जो है वो कस्टमर को नहीं देनी है, ये मर्चेंट को देनी है। मर्चेंट का मतलब या तो गूगल पे या फ़ोन पे, जिस भी वॉलेट को आप इस्तेमाल करोगे, जितने का आप ट्रांजैक्शन करोगे, तो ये जो फ़ीस है ये कौन देगा, ये मर्चेंट पे करेगा। तो ऐसा सरकार की तरफ से बोला गया है। यूपीआई की आप ग्रोथ देख सकते हो, जैसे जैसे जब से यूपीआई आया है जनवरी 2022 के अंदर 461 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, फरवरी 2022 के अंदर 452 करोड़ और मार्च 2022 के अंदर 504 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है, यूपीआई से, यूपीआई के थ्रू हुआ है। और ये कब तक का डाटा है, 29 मार्च 2022 तक का डाटा है, एनपीसीआई के थ्रू हमने निकाला है। और देखिए हमने एक हेडलाइन देख रखी है, देखो फ्रांस ने भी एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है कि हम भाई तुम्हारे यहाँ से यूपीआई को जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसके साथ ही यूपीआई का जो पे नाउ लिंकेज है वो भी यहाँ से देखिए, यूपीआई और पे नाउ का मर्जर हो चुका है। सिंगापुर की जो टेक्निक है वो भी, सिंगापुर के जो लोग हैं वो भी अब यूपीआई को चलाना चाहते हैं, और इसलिए सिंगापुर की जो कंपनी थी पे नाउ, जिस तरीके से भारत के अंदर फ़ोनपे और पेटीएम है, उसी तरीके से उनके यहाँ पे कंपनी है डिजिटल पेमेंट के लिए पे नाउ, तो उसके साथ यूपीआई का मर्जर देखने को मिला था कुछ दिनों पहले, जब सिंगापुर के प्रधानमंत्री जो है भारत के दौरे पे थे। फरवरी 22, 2023 की ये खबर है। और उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रांजैक्शन वाली फ़ीस समझ में आ गया होगा। कस्टमर को वो फ़ीस नहीं देनी है, वो सिर्फ और सिर्फ किसको देनी है, मर्चेंट्स को देनी है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।